Hello, Hanji. Very good morning to all of you. Myself Sunil Yadav, and I am here. You are watching me on Camp Space channel. First of all, today I wish you a very happy Raksha Bandhan, and I wish all the brothers and sisters that their eternal love might last lifelong, and I pray to God that your eternal love should more deepen, more concentrated, and you do whatever you want to do in your life and you excel in your life. So today is a very special day, and it is the special day is a Raksha Bandhan, which is a very special occasion, very special festival of a brother and a sister. So I again wish you a very happy Raksha Bandhan, and after that, now on this special occasion, I am here to deliver a special lecture, or I have taken some special questions from some special books and special topics. So we are going to start our lecture with these special questions for the Raksha Bandhan special lecture. So shall we start with our lecture? So let's start with our lecture. We are watching Camp Space channel, that is Way of Learning Chemistry, and you are with me Sunil Yadav, and you are watching me on Camp Space channel. So let's start with our question. Let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल आइएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? पहला क्वेश्चन हमसे दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सोडियम बाइकार्बोनेट दो होते हैं हमारे पास. एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है. सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं. क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसको हम लोग मीठा सोडा भी कह देते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं भटूरे के अंदर, केक के अंदर, पेस्ट्री के अंदर, ब्रेड के अंदर, ये सब चीज़ें जब बनाते हैं तो मीठा सोडा जो होता है, या कई बार एसिडिटी हो जाती है तो मीठा सोडा खा करके भी ठीक की जा सकती है वो. उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ वॉशिंग सोडा. एक होता है वॉशिंग सोडा. दो टाइप के सोडाज होते हैं, एक वॉशिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है. वॉशिंग सोडा होता है हमारे पास Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा. सो आंसर, तो आंसर क्या हुआ हमारे पहले क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ भाई? बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से. आज ये स्पेशल रक्षाबंधन पर स्पेशल क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं आपके लिए. आइएगा, सब लोग जुड़ जाइएगा फटाफट से. और आज रक्षाबंधन के दिन आप एक स्पेशल प्लेज लीजिएगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे इसको. और आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स? इन चारों में से कौन बारीक सी चद्दर के अंदर नहीं बदला जा सकता है? भैया आपने क्या देखा है? गोल्ड की प्लेट्स देखी होंगी, गोल्ड शीट्स देखी होंगी, गोल्ड की बारीक बारीक चद्दर देखी होंगी आपने, चांदी की बारीक बारीक चद्दर भी देखी होंगी आपने, एल्यूमिनियम शीट्स भी देखी हैं. लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो पोटेशियम आंसर है. इसका पोटेशियम आंसर क्यों है? क्योंकि पहली बात तो पोटेशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्रियाशील धातु है. और दूसरी बात, ये बहुत ही सॉफ्ट सा नरम धातु होता है, इसलिए इसको चद्दर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. तो चार ऑप्शंस में से आंसर क्या हुआ? पोटेशियम इसका आंसर है. क्योंकि गोल्ड भी शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, सिल्वर भी शीट में, चांदी भी बदल सकती है शीट के अंदर, एल्यूमिनियम भी बदल सकता है. एक पोटेशियम ही ऐसा मेटल लिखा है जो हाईली रिएक्टिव होता है और सॉफ्ट मेटल होता है. और जनरली इनको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि ये पानी के कांटेक्ट में अगर कभी आता है तो आग लग जाती है इनके अंदर, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है. तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आप देखिएगा. मीना माता डिजीज
is a nervous disorder which is caused due to eating of fish polluted with. मीना माता नाम की एक डिजीज, एक बीमारी होती थी जो कि तंत्रिका विकार कर देती है हमारे पास। नर्वस डिसऑर्डर मतलब तंत्रिकाओं में बीमारी कर देती है, डिसऑर्डर कर देती है, यानी पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने देती फिर उनकी। नर्वस डिसऑर्डर का मतलब तंत्रिका विकार हो जाता है। अब पूछ रहा है कि वो होता क्यों था? मछली खाने से होता था, फिश के ईटिंग से होता था। लेकिन फिश के ईटिंग से कैसे हो जाता था कि उन मछलियों के अंदर ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से मीना माता नाम की बीमारी हो जाती थी। तो आप सब लोग याद रखेंगे, मीना माता एम से शुरू हो रहा है, मीना माता एम से शुरू होता है, तो आंसर भी इसका एम वाला ही लगाएंगे, यानी मरकरी के पॉइजन से। मरकरी जो क्या होता था, कई बारी क्या हुआ था, मीना माता डिजीज देखो कैसे फैली थी। जो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जो एग्जॉस्ट निकलता है या जो वेस्ट निकलता है, क्या किया गया, उन फैक्ट्रीज के वेस्ट को नालों के अंदर, नदियों के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। उन फैक्ट्रीज के वेस्ट के अंदर क्या होता था, मरकरी होता था। अब फिश जो मछलियां जो पानी के अंदर पल रही थी, उस पानी के अंदर वो मछलियां क्या कर लेगी, उस मरकरी को खा जाती थी। और उस मरकरी के खाने की वजह से क्या हो जाता था, अब वो फिश क्या हो गई, पॉल्यूटेड हो गई मरकरी से। और उसको जब मछली को जब इंसान खाता था तो उससे मीना माता नाम की बीमारी होने लगी। तो मरकरी के वजह से क्या होती है, मीना माता बीमारी होती है। मरकरी हिंदी में जिसको हम पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा होता है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज अलोए आर। ब्रोंज अलोए के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद बताया इसके बारे में आपको। दो होते हैं, ब्रास और ब्रोंज। एक होता है ब्रास, ऊपर बताता हूं जरा देखिएगा। एक होता है ब्रास जिसको हम पीतल कहते हैं। ब्रास होता है जिसमें कॉपर प्लस जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है। और ब्रोंज होता है हमारे पास जिसको हम कांसा कहते हैं। इसके अंदर कॉपर और क्या होता है, टिन होता है। कॉपर प्लस टिन होता है। कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा। टिन का मतलब जिंक का मतलब जस्ता, और टिन का मतलब टिन ही होता है। तो मैंने आपको बताया था जिसके नाम में जेड आ रखा होगा उसके इधर जेड नहीं होगा, यहां पर जेड नहीं दिखेगा। और जिसके नाम में जेड नहीं होगा यहां पर, उसके आपको यहां पर जेड दिखाई देगा। जेड मतलब जिंक, जेड एन। टिन मतलब एस एन होता है। तो ब्रोंज किस किस से मिलकर के बना हुआ है, ब्रोंज किस किस से मिलकर के बना हुआ है भाई, कॉपर और टिन से मिलकर के बना है कि नहीं बना है, बोलिए जल्दी से। अब आपको समझ आ गई होगी बात ये। तो दिस इज द आंसर, आंसर इज बी, आंसर करेक्ट है इसका। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। किसी भी ठोस को सीधा गैस में बदलने का जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको वेपराइजेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। कंबस्शन कहते हैं, उसको जला देना कहते हैं। या फ्रीजिंग, फ्रीज कर देना कहते हैं। या फिर सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब देखिएगा क्या होता है, सब्लिमेशन का हिंदी मतलब क्या होता है भाई, सब्लिमेशन इज उत्सादन। देखिएगा इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। हिंदी मतलब तो मैंने बता दिया, लेकिन वैसे मतलब क्या होता है इसका। सब्लिमेशन का मतलब होता है, जैसे आपने घर में कपूर की गोलियां देखी होगी, नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं हम लोग उनको। हम क्या करते हैं, सर्दियों के कपड़े जब स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं कि भाई अगली सर्दियों में निकालेंगे, तो हम कपूर की गोलियां डाल करके रख देते हैं उसके अंदर। अब कपूर की गोलियां जब आप डाल रहे हो उसके अंदर, तो उसके बाद आप अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद उस कपड़े को वापस निकाल के देखोगे, कपूर की गोलियां लगभग खत्म हो जाती हैं वो। लेकिन कपड़ा आपको गीला नहीं मिलेगा वहां से। वो कपूर की गोलियां क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है। लेकिन ठोस अवस्था से सीधा सीधा वो गैस में चली जाती है, और इस वजह से पूरे कपड़े के अंदर उस कपूर की गोली की स्मेल हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी कीड़े मकोड़े या कुछ भी ऐसा उस कपड़े के साथ में नहीं चिपकता है, नहीं जुड़ता है, इसलिए उसको रखा जाता है। तो जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल रहा है उसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन जो प्रक्रिया है
किसी भी चीज को ठोस अवस्था से सीधा सीधा गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को सब्लिमेशन कहा जाता है, उसी को उत्सादन कहा जाता है। और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आएगा। क्या है क्वेश्चन? फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। फॉग क्या होता है? धुंध। क्लाउड क्या होता है? बादल। और मिस्ट क्या होता है? कुहासा कहते हैं, या उसको तुषार भी कह देते हैं। आर द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज के एग्जाम्पल हैं ये? तो जब भी हवा के अंदर कुछ भी भरा होगा, हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल भरे हो, हवा के अंदर पानी भरा हो, हवा के अंदर कुछ भी भरा हो, तो हमेशा उसका नाम एरोसोल होता है। क्या नाम होता है? एरोसोल। एरो मतलब हवा और सोल मतलब सॉल्यूशन। हवा के अंदर कुछ घुल गया है उसको एरोसोल नाम देते हैं। अगर हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल घुस जाता है तो उसका नाम भी एरोसोल ही होता है। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हवा से रिलेटेड, क्योंकि फोग, क्लाउड, मिस्ट जो भी है वो सब हवा का ही एक पार्ट है। हवा के अंदर ही कुछ पार्टिकल्स से घुसे हुए हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें या कुछ डस्ट पार्टिकल्स, इस तरीके की चीजें घुसी हुई हैं, मिक्स हो रखी हैं। उसी की वजह से ही क्या होता है, उसी का नाम हम एरोसोल रखते हैं। हमेशा हवा से जुड़ी हुई चीजों का नाम एरोसोल रख देंगे आप। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है आपको तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम मतलब बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला कौन सा है? तो बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसको हम। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज द CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। आई एम राइटिंग इट हेयर। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी मिलाते हैं तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये लाइम वाटर कहते हैं, फिर इसको हम चूने का पानी कह देते हैं हम इसको। और या फिर इसी को स्लेक्ड लाइम भी कह देते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना। ऐसा क्यों कहते हैं? आप लोगों ने सफेदी देखी होगी। सफेदी को क्या होता है, जब सफेदी को यूज करना होता है तो सफेदी इस तरीके के पत्थर जैसे फॉर्म में आती है, लेकिन उसको जब पानी में डालते हैं तो पानी में डालते एकदम से उबलना शुरू हो जाती है अपने आप से ही वो। तो जब तक वो पत्थर जैसी थी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड था, बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम था। लेकिन बेटा जी जैसे ही आपने उसको पानी में डाल दिया तो पानी में डालते ही वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलने लगा और वो लाइम वाटर बन गया। कुछ समय के बाद वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर तक उबलेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। इसलिए सफेदी जब पहले यूज होती थी पहले जमाने में, तो सफेदी को रात के समय भिगोया जाता था। अगले दिन सुबह उठ करके जो सफेदी वाले लोग होते थे, जो करते थे घर में व्हाइट वॉश करने वाले जो लोग होते थे, वो अगले दिन सुबह आकर के उसको यूज करते थे। क्योंकि वो एक जब आप डालोगे पानी में तब तो उबलेगी, वो जला देगी हाथ पैर को, तो इसलिए उसको पहले दिन भिगो दिया जाता था और नेक्स्ट डे उसको यूज किया जाता था। तो उसको बाद में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसलिए उसको स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर कह देते हैं। जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो स्लेक्ड लाइम मतलब बुझ गया। अब वो पहले बिना बुझा हुआ चूना था, अब वो बुझा हुआ चूना हो चुका है। क्लियर है आपको? आंसर कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड? इन सब में से कार्बोलिक एसिड किसको कहते हैं? तो ये बात आप याद रख लेंगे कि कार्बोलिक एसिड जो होता है, कार्बोलिक एसिड फिनोल का नाम होता है। फिनोल क्या चीज होती है? फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। फिनोल को हम लोग, ये फिनोल होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर ये लगा होता है OH ऐसे, ये फिनोल है, इसी को हम लोग फिनोल कहते हैं। फिनोल आंसर है। कार्बोलिक एसिड इसका नाम होता है, दूसरा कॉमन नाम है, साधारण नाम होता है। वैसे इसको केमिकल नाम फिनोल कहा जाता है या बेंजीन 1-ओल कहा जाता है, बेंजीनोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी भाई? किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया? किसने इलेक्ट्रॉन को खोजा था? सब लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। जे थॉमसन भाई साहब थे हमारे, जिनने की क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज करने में इनका हाथ था, इन्हीं ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ई गोल्डस्टीन ऊपर लिखा है, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन बताया था।
बता देता हूं मैं आपको। ये प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, ई गोल्डस्टीन। इनने नेम जो था, प्रोटॉन का जो नाम प्रोटॉन रखा गया था, वो इन्हीं ने सजेस्ट किया था, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था। उसके बाद जेम्स चैडविक जो हैं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाला जेम्स चैडविक भाई साहब थे हमारे। तो ये हो गए 9 क्वेश्चंस। आइएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज का फाइनल क्वेश्चन होगा। आइएगा फटाफट से। लिक्विड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेस एंड डैश। ऐसे तरल, ऐसे विलय या ऐसे तरल जो एसिड बेस और डैश के विलय के अंदर विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत को कंडक्ट करा देते हैं, विद्युत का सुचालन करा देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? डैश में क्या आएगा, यानी फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो देखिएगा, पहली बात तो कॉपर जो होता है एक धातु है, एल्यूमिनियम भी एक धातु है और आयरन भी एक धातु है। तो इनको विलय की जरूरत नहीं है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर ठोस अवस्था में होते हैं, तो भी ये विद्युत का सुचालन करते हैं, विद्युत यानी बिजली का आचरण करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसने पूछा सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेस एंड, तो आंसर क्या आएगा? अब जब भी सॉल्यूशन की बात आती है, विलय की बातें आती है, तो वहां पर देखा जाता है कि कौन पानी में जाने के बाद आयंस बनाएगा। बिजली को कंडक्ट करना, लिक्विड के अंदर जाकर के बिजली को कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि आयंस कौन बनाता है? क्या बनाता है? आयंस कौन कौन बनाता है? जो आयंस बनाते होंगे वही बिजली का आचरण कर पाएंगे लिक्विड के अंदर, विलय के अंदर। तो सोल्ट ही ऐसी चीजें होती हैं जो कि बिजली का आचरण कर पाएंगी। एसिड, बेस और सोल्ट तीनों को जब आप पानी में घोल देंगे, लिक्विड के अंदर जाएंगे, तो आयंस में टूट जाएंगे और आयंस की वजह से बिजली का आचरण कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आइएगा, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आज मैंने कुछ खास क्वेश्चंस में आपके लिए लेकर के आया था, उसके लिए हम लोग सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, तो कमेंट सेक्शन आपके पास हमेशा जीवित है, हमेशा आपके पास अवेलेबल है। तो कभी भी आप दिन रात 24 घंटे 24/7, कभी भी आप 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को भी, चैनल को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और एट द लास्ट, आज की लेक्चर में लास्ट फाइनली मैं आपको एक बार दोबारा से सब लोगों को विश करना चाहता हूँ ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए और अपने अपने भाई बहनों से ऐसे ही नेवर एंडिंग प्यार करते रहिएगा और घर में खुशियाँ बनाए रखिएगा। और आज का दिन स्पेशल है, तो उस स्पेशल डे को आप स्पेशल तरीके से एंजॉय करिएगा, लेकिन घर में रह करके करिएगा, ज़्यादा बाहर मत घूमिएगा, क्योंकि इस तरीके की पेंडेमिक सिचुएशन अभी चल रही है। ये जो सिचुएशन है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो सब लोग अपने अपने घर पे हेल्दी रहिए और हेल्दी फूड एंजॉय करिए। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।